हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट, और इसका पार्ट नंबर 8 अपने आज डिस्कस करेंगे, 8 नंबर पार्ट। ठीक है। तो एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बच्चों की डिमांड रहती है सर, एक तो इसके नोट्स। ठीक है। तो जो इस चैप्टर के नोट्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ना ही मैंने बनाए हैं। और आपको एक चीज की गारंटी मैं ये देता हूं कि जो 95% नोट्स में जो होगा, वो 95% जो आपको बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ यही होगा। थोड़ी बहुत थ्योरी इससे एक्स्ट्रा हो सकती है जो 5% है। तो 95% आपके नोट्स यही है जो अब मैं आपको करवा रहा हूँ। समझ आई बात। दूसरी चीज, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हम इस चैप्टर से बोर हो गए, बंद करवा दो या और। तो उन बच्चों को मैं ऐसे मानता हूँ कि उनको जो अपनी फिजिक्स का जो पेपर है या फिजिक्स में जितने उनके नंबर आने हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे बच्चे हैं। ठीक है। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो कभी भी पढ़ाई से बोर नहीं होता है। और जो इस चैप्टर से बोर हो रहे हैं, मतलब वो सीधे सीधे अपने 4 या 5 नंबरों को लात मार रहे हैं। ठीक है ना। तो अपने बहुत ही अच्छे तरीके से उस तरह की भावना को अपने मन से निकाल कर कि हम बोर हो रहे हैं या और कुछ नया सीखने का प्रयास किया करो आप यहाँ पर। समझ आई बात। तो अपने चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज अपना जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या नाम है इस टॉपिक का? एलसीआर श्रेणी परिपथ, एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिपथ चित्र, सर्किट डायग्राम। तो अब इसमें अपने को देखो क्या है, तीनों कंपोनेंट को, तीनों घटकों को लगाना है। एल को भी लगा देना है, सी को भी लगा देना है, आर को भी लगा देना है। ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक एसी स्रोत या एसी सोर्स से जोड़ देना है जिसकी वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। समझ आई। इनकी अलग अलग वोल्टेज, तो ये टोटल V वोल्टेज है, तो इन पर अलग अलग, इस पर VL आ जाएगी, इस पर VC आ जाएगी, इस पर VR आ जाएगी। ठीक है। मान लो ये 20 वोल्ट का है, 7 इस पर आ गई, 8 इस पर आ गई, 5 इस पर आ गई। इस तरीके से आ सकती है। ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ जाएगी और तीनों की जो कंबाइन वोल्टेज है उसको अपने क्या बोल देंगे, VLCR, यानी जो रिजल्टेंट या परिणामी वोल्टता है VLCR। और ये VLCR इस V के क्या होगी, बराबर होगी। समझ आई बात। तो सबसे पहले अपने सर्किट डायग्राम बना लिया, फिर उसके बाद वोल्टता का समीकरण, वही चीज इसमें VLCR बराबर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर जो इसमें चीज आती है वो आती है, जैसे आपने पिछले 2 टॉपिक में पढ़ा था, धारा का मान। ठीक है। इक्वेशन, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, ये आ जाएगा। समझ आई बात। तो अब देखो, धारा का मान निकालने के लिए आपको पता है, वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड करने के लिए अपने क्या करते होते हैं जनरली, एक चीज करते हैं कि इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो अब देखो, यहां पर फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर आरेख बनाना है। तो अपने पहले तो क्या करते थे, एक वी आर बनाते थे, एक वी सी या वी एल बना देते थे। अब अपने 3 वोल्टेज का फेजर डायग्राम यहां पर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फेजर डायग्राम बनाने के लिए ये चीज याद होनी चाहिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या चीज आपको पता होनी चाहिए कि वोल्टेज और करंट किस में आगे होते हैं, किस में पीछे होते हैं, कितने कौन से आगे होते हैं, कितने कौन से पीछे होते हैं। ठीक है। तो जो आपने एल पढ़ा था, जो प्रेरकत्व था, इंडक्टेंस था, उसमें वोल्टेज 90 डिग्री आगे होती है करंट से। ठीक है। और जो कैपेसिटर पढ़ा था, संधारित्र पढ़ा था, उसमें वोल्टेज करंट से क्या होती है, 90 डिग्री पीछे होती है, बैक होती है उससे। तो अब देखो, अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के लिए अपने ग्राफ बनाया, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज एक ही लाइन पर होते हैं ना। तो ये मान लिया वी आर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये मैक्सिमम वोल्टेज आई एम है। जो आपकी बुक है उसमें इसको वी एम आर दिया हुआ है, मैंने आज देखा है वो वी एम आर दिया हुआ है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं जनरली मेरे क्या है कि मैं करवाता ही ऐसे हूं, तो वी आर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। वी एम आर भी आप इसको लिख सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज। अब देखो, मैं वी आर सुविधा के लिए लिखता हूं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कौन सा क्या है या और है। तो अब देखो, वी आर है ये रेजिस्टेंस के लिए। अब यहां पर रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टता और धारा है एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पर क्या होते हैं, लाई करते हैं वो। अब कैपेसिटेंस के लिए, सॉरी, इंडक्टेंस के लिए यानी प्रेरकत्व के लिए वोल्टता इस धारा से क्या होती है, आगे होती है। तो वी एल जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री के एंगल पर। समझ आई बात। और सी वाली जो वोल्टेज होती है, वोल्टता होती है, ये धारा से 90 डिग्री पीछे, मतलब करंट से 90 डिग्री लैग करती है ये वाली, तो ये होगी।
ठीक है, वी सी। अब ये तीनों क्या है, एक तरह से वेक्टर ही होते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि ये तीनों क्या है, एक तरह से वेक्टर डायग्राम ही शो करते हैं, अपने इनका रिजल्टेंट निकालते होते हैं। रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में आता है, 90 डिग्री का एंगल, वेक्टर सम वाला ही अपने रूल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर तीन वेक्टर आ गए, तो अपने इसका रिजल्टेंट निकाले कैसे? ठीक है, तो रिजल्टेंट जो निकालना है इनका, उसके लिए सबसे पहले अपने को दो चीजें चाहिए। तीन को दो में बनाना पड़ेगा, दो से जो एक है, जो इनका रिजल्टेंट है वो आएगा, परिणामी है वो आएगा। तो अब दो से सॉरी तीन से दो बनाने के लिए अपने को यहां पर क्या करना पड़ेगा? देखो, यहां पर तीन कंडीशंस बनेगी आपके पास। सबसे पहली जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपके पास कि अगर आपका VL ग्रेटर देन VC हो, VL ग्रेटर देन क्या हो? VC हो। तो जो VL और VC एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो यहां पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं बात करूं कि मान लो ये 10 वोल्ट है और इधर वाली 8 वोल्ट वोल्टेज है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट आ जाएगी इनकी रिजल्टेंट, और वो 2 वोल्ट आएगी VL माइनस VC के इक्वल। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी? VL माइनस VC के इक्वल आ जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर VL और VC दोनों इक्वल हो, तब क्या होगा? तो VL माइनस VC इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, रिजल्टेंट इनका क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा दोनों का। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन यहां पर ये आती है कि अगर आपका क्या हो कि VL है वो लेस देन VC हो, तो जो रिजल्टेंट आएगी वो VC माइनस VL आएगी। ठीक है, ये तीन कंडीशन यहां पर बनेंगी। तो अगर मान लो ये तीसरी कंडीशन बनती है, तो अब जो आपका रिजल्टेंट है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, अब रिजल्टेंट VL माइनस VC आ जाएगा। और VL माइनस VC और VR का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा। और अगर अपने क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाला VL माइनस VC, यहाँ सॉरी VC माइनस VL, यहाँ VL माइनस VC करते तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशनों में तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, और एक कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट यही बचेगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशनर लेके अपने को यहां पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आई बात बच्चों? तो सॉल्व करना पड़ेगा तीन कंडीशन लेके। तो अपने क्या करते हैं, ये वाली तीन कंडीशंस को यहां पर फॉलो करते हैं। तो यहां पर अपने पास तीन कंडीशंस बनेंगी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, ये वाली कंडीशन। तो जो इनकी रिजल्टेंट आएगी VL माइनस VC, तो अपने मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, देखो VR तो ये वाला ही होता है, ये IM है, ये VR है। ठीक है, यहां पर VL बड़ा बनाना है, VC छोटा बनाना है, तो ऊपर वाली लाइन बड़ी बना दो और नीचे वाली क्या कर दो, ये VC छोटी बना दो, ये VL आ गया। ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट मैं यहां पर बना रहा हूं इस ब्लैक पेन के साथ ही रेड पेन से। जो इनका रिजल्टेंट ये आएगा VL माइनस VC आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट इन दोनों का क्या आ गया? VL माइनस VC। अब आप देखो कि VL माइनस VC और VR, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं बीच में आएगा, जिसको अपने क्या नाम देंगे? VLCR नाम देंगे। और ये दोनों जब 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो अपने यहां पर लिख सकते हैं कि हेयर VLCR स्क्वेयर इज इक्वल टू VL माइनस VC स्क्वेयर प्लस VR स्क्वेयर। यहाँ M लगा हुआ है बुक में, अगर आप M लगाना चाहो तो लगा लेना आप अपनी मर्जी से। ठीक है, तो VLCR स्क्वेयर इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसको अपने क्या लिखते हैं, किसकी फॉर्म में लिखते होते हैं? करंट की फॉर्म में, क्योंकि V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लगा के इसको अपने करंट की या धारा के रूप में अपने लिखते हैं। तो अपने यहां पर इसको लिख रहे हैं, देखो ये तो VLCR स्क्वेयर ही पड़ा रहेगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहां पर IM XL माइनस IM XC का होल स्क्वेयर, और प्लस में IM और इनटू में R का स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर इसको आगे बढ़ाएं अपने, तो ये आ जाएगा VLCR स्क्वेयर इज इक्वल टू IM स्क्वेयर। पहले दोनों में से कॉमन ले लो, क्योंकि IM और IM कॉमन, यहाँ IM कॉमन आएगा और ऊपर स्क्वेयर लगा है, तो IM स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा XL माइनस XC का स्क्वेयर प्लस IM स्क्वेयर R स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास बनेगा VLCR स्क्वेयर
वो आई एम स्क्वेयर आप दोनों में से कॉमन ले लो। आप यहाँ आई एम स्क्वेयर आ रहा है, ये वाला आई एम स्क्वेयर आ रहा है, कॉमन ले लो। तो ये बचेगा यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वेयर और प्लस में आर स्क्वेयर। और आई एम स्क्वेयर की वैल्यू, क्योंकि करंट की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो आई एम स्क्वेयर इज इक्वल टू इस पूरे को इसके अपॉन में ले आओ, तो वी एल सी आर स्क्वेयर इज अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर। तो आई एम की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर निकालूं तो ये आ जाएगा वी एल सी आर और अपॉन में अंडरवुड एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर और प्लस में आर का स्क्वेयर। ये आपके पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है बच्चों। ठीक है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ चुकी है। अब ये तो एक ही कंडीशन में हुआ है, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन में निकालने के लिए अपने को यहां पर दूसरी कंडीशन माननी पड़ेगी, मतलब यहां पर 3 गुना काम हो गया अपना। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन में मानते हैं कि इफ, यानी यदि क्या हो, VL बराबर VC हो, इफ VL इज इक्वल टू VC हो। तो अब VL और VC जब दोनों बराबर होंगे तो सबसे पहले इनका जो फेजर डायग्राम बनेगा यहां पर कि ये VR बन गया आपके पास, ये IM बन गया। अब जितना ऊपर आप VL बनाओगे उतना ही नीचे VC आएगा। तो यहां पर आप लिखोगे हेयर, यहां VL माइनस VL बराबर VC इज इक्वल टू VL माइनस VC इज इक्वल टू 0। 0 आ गया, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। तो अब रिजल्टेंट वोल्टेज कौन सी रही, यहाँ पर VR ही रही, एक ही रही। तो यही क्या बन जाएगी, ये VR ही अब यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज बनेगी। ठीक है, तो VL माइनस VC इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अपने कह देंगे कि ये दोनों जब 0 हो गए तो इसी तरीके से अगर इसके इस वाले यानी इसमें अपने वैल्यू क्या करें, ये वाले जब ये वाली वैल्यूज 0 हो गई तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं आई एम एक्स एल माइनस आई एम एक्स सी इज इक्वल टू 0, या आई एम कॉमन लेके उधर ले जाओ, एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये वाली 0 वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दो, इसमें पुट कर दो, तो जो आपके पास आई एम आएगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दें तो आई एम आएगा वो वी एल सी आर और अपॉन में अंडरवुड 0 प्लस आर स्क्वेयर, या क्या करेंगे वी एल सी आर अपॉन में आर, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये वही इक्वेशन बन गई जो अपने ओनली रेजिस्टेंस वाली पड़ी थी, केवल प्रतिरोध या परिपथ के लिए जो पड़ा था। और इस अवस्था को जब आपकी VL और VC इक्वल हो जाते हैं, या आप कह सकते हो कि इस कंडीशन में XL और XC भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, XL और XC भी इक्वल हो जाएंगे। इसको अपने LCR परिपथ की, LCR सर्किट की अनुनादी अवस्था क्या बोलेंगे, अनुनादी अवस्था कहेंगे, रेजोनेंट स्टेट, रेजोनेंट स्टेट। अब इसका फायदा बहुत होता है बच्चों, देखो देखो क्या हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस 0 हो गया, इन दोनों का रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया जो नीचे आ रहा था, ओनली R बचा यहां पर, लेकिन काम यहां पर दोनों ही कर रहे हैं। ऐसे नहीं है भी आपने VL माइनस VC 0 है तो यहां पर जो आपके पास इंडक्टेंस है या जैसे प्रेरकत्व है या संधारित्र है या कैपेसिटर है, ये काम नहीं करेंगे, काम अपना करेंगे, लेकिन जो एक दूसरे के रेजिस्टेंस को ये कैंसिल कर देंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या प्रभावी प्रतिरोध यहां पर ओनली R रहेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहेगा, R रहेगा। तो इसका बहुत ही अच्छा फायदा है ये कि ये इस कंडीशन में जो ये इस वाली कंडीशन में जो अपना LCR सर्किट है वो अनुनादी अवस्था रेजोनेंट स्टेट में चला जाता है, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R रह जाता है, और LCR परिपथ होते हुए भी, वो वाला LCR सर्किट होते हुए भी वो एक शुद्ध प्रतिरोध या परिपथ यानी प्योर रेजिस्टेंस सर्किट की तरह बिहेवियर करता है ये वाला। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। अब तीसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में आपके पास क्या है, मैं ओनली फॉर्मूला बताऊंगा थर्ड कंडीशन का, बाकी सारा आपको सेम करना होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो आपका VL है वो क्या हो, VC से छोटा हो। तो इस कंडीशन में आपके पास देखो क्या आ जाएगा, जो IM की वैल्यू है मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं, IM इज इक्वल टू VLCR यहां पर आएगा, यहां अंडरवुड में XC माइनस XL स्क्वेयर और प्लस में R स्क्वेयर आ जाएगा।
बस, और कोई चेंज नहीं आएगा। जो एक्स एल माइनस वी एल माइनस वी सी है, ये वी सी माइनस वी एल हो जाएगा। जो ये नीचे वाला है, अब इसका डायग्राम भी यहां पर मैं थोड़ा साइड में बना देता हूं, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये इधर वी आर है, ठीक है, इसके साथ ही आई एम है। अब ऊपर वाला छोटा बना दो आप वी एल, और नीचे वाला वी सी आप बड़ा बना दो, और यहां कहीं बीच में वी एल सी आर आ जाएगा। समझ आई बात? अब ये तीनों जो डायग्राम मैंने आपको बनाए हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ये तीनों डायग्राम अगर आपको आते हैं, फिर इसका फेजर डायग्राम या फेजर आरेख आप इसका बना पाओगे। इतनी बात समझ में आ गई? ये वाला एंगल यहाँ पर फाई है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर तो फाई क्या है, 0 ही है, और यहाँ पर ये वाला एंगल फाई है, वोल्टेज और करंट के बीच वाला एंगल फाई होता है। तो एक बार इसका आप क्या करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फिर अपने आगे चलते हैं। तो थोड़ा बड़ा टॉपिक आज वाला, लेकिन अच्छे तरीके से आपको समझते चलना है। 3 कंडीशन लेके इसको करते चलना है। आगे हर एक टॉपिक जो इसका होगा उसमें 3 कंडीशन अपने को लेनी पड़ेंगी। तो एक बार इसको देख लो, फिर मैं इसको रफ करता हूं। तो चौथे नंबर पर जो टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है फेज डिफरेंस, कलांतर। तो इसमें भी सबसे पहले अपने कंडीशन लेंगे व्हेन, जब VL इज ग्रेटर देन VC। VL VC के क्या है, ग्रेटर देन है। तो इस कंडीशन में जो अपना जो आया था, ये वाला जो ग्राफ है, ये बार बार आपको तभी बनवा रहा हूं ताकि याद हो जाए आपके। ये VL था और ये VC था, यहां पर रिजल्टेंट VL माइनस VC आ रहा था, ठीक है, VL माइनस VC, और ये यहाँ पर VLCR आ रहा था। और जब अपने इस फेज डिफरेंस यानी फाई की बात करते हैं, तो फाई यहाँ पर आता है 10 फाई। अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसको अगर ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे, तो ये वाली वैल्यू VL माइनस VC है, तो ये भी VL माइनस VC होगी, और ये VR के इक्वल आ गई। तो 10 फाई मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख रहा हूं कि क्या आ जाएगा आपके पास, VL माइनस VC अपॉन में VR आ जाएगा। समझ आई बात? तो 10 फाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इसको लिखेंगे IMXL माइनस IMXC, और अपॉन में IM इंटू में R आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर IM कॉमन लो और नीचे कॉमन लो, तो बचेगा क्या आपके पास, XL माइनस XC अपॉन में R, या इसको अगर आप कहोगे फाई की वैल्यू, तो 10 इनवर्स XL माइनस XC अपॉन में R आ जाएगी आपके पास। ये फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन की अगर बात करूं कि जब आपके पास क्या हो, व्हेन VL इज इक्वल टू VC हो, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू VC है, तो 10 फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, 0 आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू अब आपके पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, यानी 10 इनवर्स 0, 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 डिग्री आ जाएगा इस कंडीशन में। और रेजिस्टेंस के लिए भी आपने देखा था, करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल होता है, फेज डिफरेंस होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो अपना सर्किट है, वो एक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट की तरह बिहेव करता है। और जब अपनी बात आ जाती है VL लेस देन VC की, तो अब अपने क्या करते हैं कि जो ये डायग्राम है, इसको ऐसे बनाते होते हैं, ये VR है, ये IM है, और ये नीचे क्या है, VC है, ये VL है, यहाँ पर VL माइनस VC, और ये VLCR। और अगर मैं यहाँ पर फाई की बात करता हूं, तो यहाँ VC माइनस VL आएगा, सॉरी, इसको थोड़ा सा VC माइनस VL आएगा। तो यहाँ पर जो 10 फाई आ जाएगा बच्चों आपके पास, वो VC माइनस VL अपॉन VR, या इसको इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे, तो फाई की वैल्यू लास्ट में 10 इनवर्स 10 इनवर्स XC माइनस XL अपॉन में क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। बस XL माइनस XC की जगह XC माइनस XL हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर। समझ आई बात? तो इतनी बात आपके पल्ले पड़ गई। अब बात आती है 5वें नंबर पर, जो आपके पास आता है प्रतिघात, ठीक है, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस इसका क्या होगा, तो इंपीडेंस भी 3 होंगे। जो अपने ये करंट की वैल्यू निकाली आपने, पीछे जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ अगर आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि करंट की वैल्यू वोल्टेज अपॉन में समथिंग आ रही है। तो वोल्टेज अपॉन समथिंग यानी वोल्टता बटा में समथिंग क्या होता है, प्रतिरोध होता है वो वाला।
तो अगर मैं यहां पर 5वें नंबर पर बात करता हूं प्रतिघात की, प्रतिघात, वैसे शायद ये चौथे नंबर पर आना था, चलो कोई बात नहीं। इम्पीडेंस, जिसको अपने जेड से शो करते हैं, तो इसमें भी फर्स्ट कंडीशन वी एल ग्रेटर देन क्या है, वी सी है। तो उस कंडीशन में जो आपकी वोल्टेज वी एल सी आर अपॉन में जो आया था, तो इस कंडीशन में जो आपके पास आया था जेड की वैल्यू एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, या आप इसको ऐसे कह सकते हो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर। इस तरीके से वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरे नंबर पर जब आप बात करते हो कि वी एल इज इक्वल टू वी सी है, तो उस कंडीशन में जेड इज इक्वल टू आपका 0 प्लस आर स्क्वेयर, यानी आर के इक्वल आएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जब आप बात करते हो वी एल लेस देन वी सी है, तो इस कंडीशन में जो आपका जेड आया था वो एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर आया था, ठीक है। ये तीनों क्या हो गए, तीनों कंडीशन में प्रतिघात के मान हो गए हैं, यानी कि इंपीडेंस की वैल्यूज हो गई हैं। अब छठे नंबर पर जो चीज आती है, छठे नंबर पर क्या देखा है, इक्वेशन ऑफ करंट, धारा का समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ करंट। तो इक्वेशन ऑफ करंट की अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले वही कंडीशन, सबसे पहले नंबर पर वी एल ग्रेटर देन वी सी है। तो इस कंडीशन में आप देखो कि जो अपनी रिजल्टेंट वोल्टेज थी वो ऊपर आ रही थी वी एल माइनस वी सी, ये क्या बन रही थी वी आर, और यहाँ आई एम आ रहा था, और यहाँ पर अपना वी एल सी आर आ रहा था, ये फाई एंगल आ रहा था। तो मतलब करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है अपनी रिजल्टेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज है वो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा, क्योंकि करंट पीछे चल रहा है इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन जब आपकी क्या आ जाएगा, वी एल इज इक्वल टू वी सी है, तो इस कंडीशन में आपके पास फाई की वैल्यू अभी आपने 0 डिग्री निकाली थी, ये वाली फाई की वैल्यू 0 डिग्री, तो आई की वैल्यू जो आपके पास आएगी आई एम साइन ओमेगा टी की इक्वल आ जाएगी। और तीसरे नंबर पर जो वैल्यू आती है वो आपके पास वी एल लेस देन वी सी आती है, तो आई की वैल्यू आपके पास देखो क्या आ जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आप कहोगे प्लस फाई कैसे, क्योंकि देखो वी आर यहां पर था, आई एम यहां पर था, वी एल माइनस सॉरी वी सी माइनस वी एल यहां पर था, और रिजल्टेंट आपका वी एल सी आर यहां पर आ रहा था फाई एंगल पर। तो वोल्टेज पीछे है, करंट आपका आगे चल रहा है, तो इस कारण करंट आपका आगे है, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी। अब 7वें नंबर पर वैसे तो इसका आना चाहिए ग्राफ या निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक में नहीं दे रखा है इसका, ठीक है। इससे पहले वालों का दे रखा था। हालांकि देखो आप पहले तीन जो आपके पास आए थे शुद्ध धारा वाला, मतलब आर एल और सी अलग अलग आए थे, सेपरेट सेपरेट आए थे, तो उस टाइम आपने पावर का भी ग्राफ बनाया था। लेकिन पिछले जो दो टॉपिक थे, आर एल वाला था और आर सी वाला था, तो उसमें आपने क्या किया था, तो उसके पावर वाले डायग्राम नहीं दे रखे हैं, पावर वाले डायग्राम नहीं बनाए। यहां पर इसका ग्राफ या निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा, लेकिन अगर आप बनाना भी चाहो तो आपने इसका भी ग्राफ बना रखा है, इसका भी बना रखा है, और ये वाला तो आपने बनाया ही हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, एल वाला आ जाएगा, ये सी वाला ग्राफ आ जाएगा, जैसा सी का ग्राफ आया था ओनली सी वाला वो आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, आर वाला ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके ग्राफ बना सकते हो, लेकिन आपके दिए नहीं हुए हैं बुक में, तो इस कारण मैं नहीं करवा रहा हूं आपको। अब लास्ट में आते हैं बच्चों अपने इसका 7वां जो टॉपिक है, फेजर डायग्राम, फेजर आरेख। तो एक बार अपने दिमाग में रिफ्रेश कर लो, जो आपने अभी डायग्राम पढ़े थे उनको रिफ्रेश कर लो, क्योंकि इसमें फेजर डायग्राम भी 3 बनेंगे, क्योंकि 3 कंडीशन है इसमें आपके पास, समझ आई। तो अब देखो बच्चों फेजर डायग्राम जो इसका आएगा, इसकी हेल्प से फेजर डायग्राम यहां पर बनेगा, ये तो बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन ऐसे का ऐसा बनेगा ये यहां पर जरूरी नहीं है, ऐसे का ऐसा आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप करंट को यहां पर इस लाइन पर ले रहे हो और वोल्टेज को वी आर को ले रहे हो, लेकिन ये जो वी आर वोल्टेज है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाती होती है।
तो आपको मैंने फेजर डायग्राम बनाने का, फेजर आरेख बनाने का सबसे आसान तरीका बताया हुआ है कि आप सबसे पहले इस VLCR को बनाओ और ये VLCR जो होगा इस लाइन के साथ ओमेगा टी एंगल बनाएगा। तो ये मैंने वोल्टेज बना दी है यहाँ पर, ठीक है, VLCR, और ये जो एंगल बना रही है ओमेगा टी एंगल, ये वाली वोल्टेज बना रही है, क्योंकि इस VLCR का मान आपका V के इक्वल और VM साइन ओमेगा टी, वो क्या आता है आपके पास इक्वेशन आती है वोल्टेज की, तो ये ओमेगा टी एंगल हमेशा बनाएगी VLCR, ठीक है। अब आप देखो कि इस VLCR से फाई एंगल नीचे यहाँ पर VR है, फाई एंगल क्या है, नीचे VR है, तो इस फाई की आप फाई वाला एंगल मतलब VR वाली लाइन जो बनाओगे वो यहाँ पर आप बना दोगे, ये वाली VR होगी और यहीं आपके पास IM होगी और ये वाला एंगल है ये आपके पास फाई है। समझ आई? अब इस IM वाली लाइन के साथ एक साइड तो ऊपर वाली साइड तो 90 डिग्री के एंगल पर VL और VL माइनस VC है, तो ये तो क्या आ जाएगा, यहां पर इस लाइन के साथ मैं 90 डिग्री के एंगल पर यहां पर बना रहा हूं 90 डिग्री का एंगल, तो एकदम पूरी सीधी लाइन, तो ये वाली लाइन ये VL आ गई आपके पास, और VL की बिल्कुल सीध में यहाँ पर VC आएगा। मैं यहाँ पर डैश डैश इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अपने को रिजल्टेंट वोल्टेज शो करनी है यहाँ पर, तो इसकी बिल्कुल सीध में ये वाला VC आ जाएगा। और अगर बात करता हूँ मैं इस रिजल्टेंट की, तो ये VL माइनस VC हो जाएगा, यहाँ तक VL माइनस VC, इतने वाला पार्ट अलग से लाइन लगा के बता रहा हूँ, VL माइनस VC हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फेजर डायग्राम, मतलब VL आपका इधर चला जाएगा, VC इधर आ गया, मतलब इसको आपने ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा बस, ठीक है ना, घुमा दिया, घुमा के ये वाला ग्राफ आपका बन गया, क्योंकि अपने को VLCR का 0 डिग्री एंगल ना दिखा के ओमेगा टी एंगल यहां पर शो करना होता है। इतनी बात आपके समझ आई? तो अब नेक्स्ट जो चलते हैं अपने, वो सेकंड कंडीशन आती है इसमें, सेकंड कंडीशन जो है कि VL इज इक्वल टू VC हो जब आपके पास, तो इस कंडीशन में VL और VC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो इसका फेजर डायग्राम बनेगा वो ऐसे ही बनेगा कि यहां पर जो आपके पास VLCR है, सबसे पहले VLCR ही बनाना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पर ओमेगा टी एंगल बनाएगा, और इसके साथ ही देखो, इसके साथ ही यहाँ पर IM आ जाएगा, यहाँ पर VR आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, VL आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, VC, और यहाँ पर VL इज इक्वल टू VC है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू भी क्या है, 0 आ गई, क्योंकि करंट और वोल्टेज IM और LCR इन दोनों में फाई होता है, तो यहां तो फाई था IM और LCR के बीच में एंगल फाई, लेकिन यहां पर ये क्या हो गया, 0 हो गया, एक ही लाइन पर आ गए। तो ये इस कंडीशन के लिए फेजर डायग्राम है। अब तीसरी कंडीशन जो अपने ले रहे हैं यहां पर कि जो जब आपका क्या हो, VL लेस देन क्या हो, VC हो, तो इस कंडीशन में जो फेजर डायग्राम बनेगा वो देखो कैसे बनेगा। अब ये कंडीशन का फेजर डायग्राम आप इस वीडियो को पॉज करके और खुद भी बना के देख सकते हो, फिर चेक कर लेना आप, ठीक है ना, भी हमारा जो डायग्राम है वो सही बना है या नहीं बना है, तो वो आप चेक कर लेना। अब आप इसके लिए सबसे पहले वो वाला डायग्राम बनाओ जो अपने वेक्टर वाला डायग्राम बनाया था, VR यहाँ पर, और यहाँ IM आ जाएगा, यहाँ आपके पास क्या आ गया, VC माइनस VL आ गया, और यहाँ VLCR आया था, और यहाँ फाई एंगल आया था, ठीक है। और ये वाला क्या था यहाँ पर, ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी थी VC वाली, और ऊपर VL वाली छोटी थी, ये वाला आया था, लेकिन अपने को स्टार्टिंग यहाँ पर VLCR से करनी है, और VLCR हमेशा ओमेगा टी एंगल बनाता है। VLCR आ गए यहाँ पर, थोड़ा सा इसको नीचे करके बनाएंगे, ऐसे से बनेगा, ये वाला जो एंगल है ओमेगा टी बनेगा। अब आप देखो VLCR से IM वाली या VR वाली लाइन है वो फाई एंगल ऊपर आ रही है, तो इससे फाई एंगल ऊपर यहाँ पर क्या करो आप, VR और IM वाली लाइन बनाओ, और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, फाई। तो अब आप करंट की इक्वेशन भी देख लो, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा है, ठीक है। अब इससे क्या है कि जब आपने ये वाली VR वाली लाइन बना दी, तो इससे 90 डिग्री के एंगल पर आपके पास VL बनेगा ऊपर, तो ये वाली लाइन है, तो इससे 90 डिग्री का एंगल बना दो इस वाली लाइन से, तो इस वाली लाइन से 90 डिग्री का
सही नहीं बन रहा पूरा, ये वाला चलो 90 डिग्री हो गया। तो अब ऊपर वाला आपको छोटा बनाना है, वी एल आपका छोटा है इस कंडीशन में, और वी सी है वो बिल्कुल इसकी सीध में है, और ये यहां तक वी सी माइनस वी एल आ चुका है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, फेजर डायग्राम, यानी वोल्टेज करंट सब तरह की वोल्टेज आ गई इसमें, वी एल वी सी वी आर, ठीक है, और ओमेगा टी फाई सब कुछ आ गया है इसके अंदर। तो ये तीन आपके पास बच्चों क्या बन गए, ग्राफ बन गए, इनको देख लो, तभी मैं साइड में हुआ हूं। तो वैसे तो देखो ये वाले जो डायग्राम है ना, ये वाले जो डायग्राम मैंने बनाए हैं, ये वाला एक, ये वाला डायग्राम, तो इन डायग्राम को वेक्टर डायग्राम बोल देते हैं, ठीक है ना, वेक्टर डायग्राम, सदिश आरेख, सदिश आरेख बोल देते हैं। लेकिन ये क्या है, ये वैसे वेक्टर डायग्राम, क्योंकि आपको पता है वी आई आर एल सी ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, सदिश राशियां नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने इनको शो करते हैं वेक्टर डायग्राम बना के, क्योंकि इनको अपने को सॉल्व करना होता है, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, इस कारण, ठीक है। तो इनको सदिश आरेख बोल देते हैं। ये इस डायग्राम और इस डायग्राम में यही फर्क है, ये फेजर डायग्राम है, इसमें जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं आर थीटा की फॉर्म में, और ये वैसे ही लीनियर डायग्राम बनाते हैं अपने, सदिश आरेख इसको जनरली बोल देते हैं, लेकिन आपकी बुक में सदिश आरेख वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, इसका नाम वैसे ही बना रखा है, ठीक है। तो ये आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा वीएलसीआर वाला। अब एक वीएलसीआर जो परिपथ है, वीएलसीआर सर्किट है, सॉरी एलसीआर सर्किट जो सिंपल है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी में ही आगे एक डब्बा बना के आपकी बुक में एक बॉक्स बना के उसमें दिया हुआ है इसका गणितीय विश्लेषण, ठीक है। तो वो गणितीय विश्लेषण मैं एक बार आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आज तक नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें आती हैं जो आपकी 12वीं लेवल की नहीं है, बीएससी लेवल की चीजें हैं, बीएससी लेवल का मैथ उसमें यूज होता है, तो वो करवा तो दूंगा मैं, लेकिन इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा, बीच में नहीं करवाऊंगा। तो कोई बच्चा मेरे से एक क्वेश्चन ना पूछे कि सर आपने उसका गणितीय विश्लेषण मैथमेटिकल एनालिसिस क्यों नहीं करवाया एलसीआर सर्किट का, लास्ट में करेंगे उसको, वो पेपर में आने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा, अगर इसको इंटरेस्ट लेके समझोगे तो समझ आएगा। अगर अगर दिमाग में आपने यही सेट कर लिया कि हाँ मेरे को तो समझ में नहीं आता ये क्या चीज है, क्या एलसीआर है, क्या लाइनें लगा रहे हैं, फिर नहीं समझ आएगा। अगर आपकी मेंटलिटी ऐसी है ना, फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले मेंटलिटी आपकी सेट होनी चाहिए, आपका दिमाग सेट होना चाहिए कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है, ये टॉपिक हार्ड है तो मुझे और ज्यादा ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो इसी टॉपिक में बच्चों को दिक्कत आती है, और दिक्कत इसी कारण आती है कि बच्चे क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, उनको समझ में नहीं आता, छोड़ देते हैं, मेरे नहीं समझ में आएगा। भाई ये टॉपिक जो हार्ड होगा वो प्रैक्टिस मांगेगा, और जिस बच्चे ने, मैं गारंटी देता हूं आप में से जो बच्चा आज मैंने टॉपिक करवाया है, आज इस टॉपिक को एक बार अपनी रफ कॉपी में लिख के देख ले, फिर 2 दिन बाद एक बार फिर लिख के देखे, फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद एक बार फिर लिख के देखे, मतलब एक हफ्ते में अगर बच्चे ने 3 बार लिख के देख लिए, जिस बच्चे ने ये टॉपिक डायग्राम बना के देख लिए, मैं गारंटी देता हूं उसके कभी नहीं भूलेगा वो टॉपिक। बस बात ये है कि ये प्रैक्टिस मांगती है, फिजिक्स है जो ये वाला चैप्टर है खास करके प्रैक्टिस मांगता है, 9th चैप्टर भी प्रैक्टिस मांगता है, फिजिक्स सारी प्रैक्टिस मांगती है, तो प्रैक्टिस आपको कॉपी काली करनी पड़ेगी, समझ आई बात। तो मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, बाकी आप इससे रिलेटेड अपने जो कमेंट्स हैं मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, बस समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि समझ जाओ आप, किसी ना किसी तरीके से आपका भला हो जाए, इसी कारण ही तो ऐसे मत समझना कि नवदीप सर डांट रहे हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।